नमस्कार मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा आपके साथ। किसी ने कहा है कि यदि किसी देश को, किसी समाज को, संस्कृति को नष्ट करना हो तो आप उसकी भाषा, संस्कृति और इतिहास को नष्ट कर दीजिए। वो समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। और भारत में सनातन धर्म पर यह बात पूरी तरह से फिट होती है। हजारों साल तक जिस सनातन को कोई मिटा नहीं पाया, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये हस्ती जो हमारी नहीं मिटी, वो इसलिए नहीं मिटी कि कोई हमारी भाषा, संस्कृति और इतिहास को नहीं मिटा पाया था। लेकिन 1947 में भारत के आजाद होने पर जब विदेशी आतताइयों ने देखा, विदेशी संस्कृतियों ने देखा कि सनातन को मिटाना आसान नहीं है, तो उन्होंने यही हथकंडा अपनाया कि सनातन को यदि नष्ट करना है तो इसकी भाषा, संस्कृति और इतिहास को नष्ट कर दिया जाए। और ये प्रपंच देश में चल रहा है। 19वीं सदी में देश में 7,30,000 से ज्यादा गुरुकुल थे। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के लगभग हर गांव में गुरुकुल था और कुछ गांव में दो दो गुरुकुल थे। यानी जो गुरुकुल होते हैं, जो शिक्षण संस्थान होते हैं, किसी संस्कृति के प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, तो गुरुकुल भारत में सनातन संस्कृति के प्रशिक्षण केंद्र हुआ करते थे। वहाँ नैतिक शिक्षा से लेकर के गणित की, कला की, साइंस की, सभी प्रकार की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। और यही कारण था, यहाँ तक कि युद्ध कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। यही कारण था कि सनातन इतने अत्याचारों, तुर्की अत्याचारों, मुगल अत्याचारों के बाद भी अड़िग खड़ा रहा। इस चीज को समझते हुए कि किसी समाज को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसके इतिहास को नष्ट कर दिया जाए। देश का पहला शिक्षा मंत्री बना डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, और उसने यह कार्य बखूबी किया। उसने भारत में गुरुकुलों को नष्ट करने का पूरा प्रपंच किया, संस्कृत को मिटाने का पूरा प्रपंच किया, इतिहास को साम्यवादियों के साथ मिलकर लिखवाया और इतिहास को मिटाने का भी पूरा प्रपंच किया। आज चिंता की बात यह है कि सभी प्रकार से हर मोर्चे पर सनातन को नष्ट करने की व्यूह रचनाएं की जा रही हैं। आप देखिए, हमारी मूल भाषा जो थी वो संस्कृत थी। संस्कृत को नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि जनगणना में भी, आबादी में भी ये आंकड़े कम करके दिखाए जाने लगे, क्योंकि जो भाषा को बोलने वाले जितने ज्यादा लोग होंगे, सरकार की मजबूरी होगी उस भाषा के विकास और संरक्षण पर उतना धन खर्च करे। जब संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या नगण्य कर दी जाएगी, नगण्य दिखा दी जाएगी, तो उसके विकास पर भी बहुत ज्यादा पैसा सरकार खर्च नहीं करेगी। वो कहेगी कि ये बोलने वाले ही कम लोग हैं तो उस पर क्या खर्च करना। और संस्कृत को नष्ट करने के लिए सारे प्रकार के प्रपंच रचे गए। समाज में एक नैरेटिव फैलाया गया कि संस्कृत पढ़कर क्या करें, संस्कृत में क्या योगदान मिलता है, रोजगार मिलता है, संस्कृत क्या रोजगार देती है। जबकि मुस्लिम लोग उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू कौन सा रोजगार देती है? उर्दू जितना रोजगार देती है उससे ज्यादा रोजगार संस्कृत में है। एक नैरेटिव चलाया गया शूद्र वर्ण को सनातन से अलग करने के लिए, उनको दलितों का नाम देकर सनातन से अलग करने के लिए एक ये नैरेटिव दिया गया कि भाई कितने मंदिर हैं जिनमें पुजारी दलित हैं। दलित पुजारी हैं, दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में दलित पुजारी हैं, भारत के अनेक मंदिरों में, अन्य स्थानों पर भी दलित पुजारी हैं। लेकिन आपने कितने गुरुकुल बनाए, कितने दलितों को आपने संस्कृत का प्रकांड पंडित बनवाया ताकि वो जो है किसी मंदिर में स्थान ले सके, महंत बन सके, वहां का मठाधीश बन सके। तो खैर, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि सन 2011 की जनगणना में संस्कृत बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी दिखाई गई? 24,821। जी हाँ, पूरे देश में 24,821 लोगों को दिखाया गया कि ये संस्कृत भाषी हैं। और ऐसे लोग जिनकी दूसरी भाषा संस्कृत थी, उनकी संख्या दिखाई गई 11,30,000।
ये आश्चर्यजनक रूप से एकदम झूठे आंकड़े हैं, एकदम मिथ्या आंकड़े हैं और ये मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तमाम गुरुकुलों के बंद हो जाने, नष्ट हो जाने के बाद भी आज पूरे देश में 25,000 से ज्यादा तो गुरुकुल ही हैं। आप अगर हर गुरुकुल में एक शिक्षक ही मान लीजिए तो 25,000 तो यही लोग हो जाते हैं। और जनगणना में आपने दिखाया कि संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या है 24,821। और ये गुरुकुल हैं, इनमें अगर आप 10-10 विद्यार्थी भी मान लें तो 2,50,000 संख्या बनती है संस्कृत बोलने वालों की। और मैं आपको दावे के साथ दिखा सकता हूं, मेरे आंकड़े हैं, आप भी मानेंगे, उनसे सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद न केवल भारत का बल्कि आसपास के देशों का भी सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। सीबीएसई भारत का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। अब ऐसे में आप यह देखिए कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 25 से 35 लाख, ये संख्या हर वर्ष बढ़ती है, 35 लाख के लगभग बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा देते हैं। और एक आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से 40% छात्र ऐसे होते हैं जो कक्षा 8 या 10 तक संस्कृत को एक वैकल्पिक या अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ते हैं। अगर हम 2011 से 2026 तक के आंकड़े उठाएं तो कक्षा 8 और कक्षा 10 में संस्कृत को वैकल्पिक या अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बैठती है। यानी ये संस्कृत भाषी ना की, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनकी आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से दूसरी भाषा संस्कृत है। भाई दूसरी भाषा का माना क्या है? दूसरी भाषा ऐसी जिस भाषा को आप समझते हो, कम से कम बोलना ना जानते हो लेकिन आप समझते हो, उसको आपने पढ़ा हो, आपने उसको कोई सर्टिफिकेट लिया हो, सर्टिफिकेट में आपके 10वीं की सर्टिफिकेट्स में, 10वीं की मार्कशीट में संस्कृत भाषा का नाम आता है। तो ये मैं 11 से और 2026 के बीच के आंकड़े बता रहा हूँ कि 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस अवधि में संस्कृत को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा है। और यही स्थिति जो हिंदी भाषी राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे राज्यों को अगर मिलाएं तो इनकी जो प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड है, उन सभी प्रादेशिक शिक्षा बोर्डों में अन्य अतिरिक्त कम से कम 2 करोड़ छात्र संस्कृत पढ़ते हैं कक्षा 10 तक। तो 3.5 करोड़, ये 11 वर्षों की बात बता रहा हूँ, 11-12 वर्षों की, 2011 से 2026 तक उत्तर प्रदेश से ही तो समझते हिंदी भाषी राज्यों के अगर आंकड़े लिए जाएं तो कम से कम 3.5 से 4 करोड़ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सन 2011 से 2026 के बीच में कक्षा 10 तक संस्कृत को एक वैकल्पिक अथवा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा है। तो संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में बोलने वाले जो 2011 में 11,30,000 आंकड़ा दिखाया था, वही भी फर्जी है, मिथ्या है। यानी अगर आप दूसरी भाषा ही लो तो दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत को बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी बैठती है? कम से कम 5 करोड़ से ऊपर बैठनी चाहिए। लेकिन आंकड़े दिए गए 7,30,000 दूसरी भाषा के रूप में और 24,821 उसको संस्कृत को प्रथम भाषा के, मातृभाषा के रूप में बोलने वाले भी लोगों की संख्या। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें ये दिखाती हैं कि संस्कृत को विलुप्त कर दो। और आज भी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जब जनगणना चल रही है, इस समय जो भवनों की जनगणना चल रही है, भाई जो वास्तविक जनगणना होगी वो फरवरी 2027 में होगी, लेकिन इस समय भी जो जनगणना चल रही है, मैंने उसमें स्वयं देखा, आप भी देखिए, मैंने जब स्व जनगणना के लिए पोर्टल खोला तो उस पोर्टल पर संस्कृत का भाषा के रूप में विकल्प नहीं है। यानी आज भी सेंसस 2027 के अंतर्गत जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। 2027 में जो होगी उसका मुझे नहीं पता, उसमें विकल्प दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर विकल्प नहीं दिया जाता है तो आप संस्कृत को मातृभाषा के रूप में दर्ज कराइए, दूसरी भाषा के रूप में नहीं, मातृभाषा के रूप में दर्ज कराइए। संस्कृत अगर नष्ट हो जाएगी
तो आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे धर्म के बारे में जो भी कोई बता देगा, आप उसी को धर्म मान लेंगे और सनातन को नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। हमारे सारे शास्त्र, हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में, उनको कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? फिर उनका जो ट्रांसलेशन होगा, लोग मन माफिक उनका ट्रांसलेशन करेंगे और जैसे मनुस्मृति को बिल्कुल विकृत करके सनातन को नष्ट करने का एक कुचक्र रचा गया, वैसे ही कुचक्र वेदों को और गीता को भी एक्सप्लेन करने में किए जाएंगे। हम संस्कृत को अपनी द्वितीय भाषा के रूप में भी अगर बताएंगे, अगर आपने मातृभाषा में बताना है तो मातृभाषा बताइए, और द्वितीय भाषा बताना है तो द्वितीय भाषा बताइए। इससे होगा क्या? जब जनसंख्या में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा आएगी तो सरकार इस पर ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए बाध्य होगी, और इससे होगा रोजगार सृजन। आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिलेगा। संस्कृत में जो नैरेटिव चला दिया गया है कि संस्कृत में रोजगार नहीं होता, संस्कृत रोजगार नहीं देती, जब ज्यादा बोलने वाले लोग होंगे, ज्यादा समझने वाले लोग होंगे, तो शिक्षण पे भी काम होगा। सरकार टीचर्स की वैकेंसी ज्यादा निकालेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह सरकार ने उर्दू अनुवादकों की भर्ती निकाली। क्यों? क्योंकि उर्दू बोलने वालों की जो जनगणना, जनसंख्या थी, वो दिखाया गया कितना 2011 में 5,07,00,000 उर्दू बोलने वाले लोग, जबकि ये लोग हिंदी बोलते हैं। और दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को अपनाने वाले लोग 2,46,00,000। तो सरकार के पास एक रहता है कि नहीं, देखो भाई इतने लोग हैं तो इसका तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उर्दू अनुवादकों की हर डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई। उस पर कौन जाएगा? जिसने उर्दू पढ़ी होगी। तो ऐसे ही जब संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या एक बड़ी संख्या के, एक बड़ी फिगर के रूप में आएगी, तो हर डिपार्टमेंट में संस्कृत अनुवादक भी रखे जाएंगे, संस्कृत के टीचर्स की भी वैकेंसी निकलेगी, संस्कृत के विश्वविद्यालय भी बनेंगे, और संस्कृत में स्कॉलरशिप भी, फेलोशिप भी ज्यादा निकलेंगी। हायर एजुकेशन में संस्कृत की पीठ स्थापित होंगी, संस्कृत के प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज निकलेगी, संस्कृत अकादमी को मजबूत किया जाएगा, संस्कृत अकादमी में वैकेंसीज निकलेगी। तो संस्कृत जो है रोजगार सृजन का एक बड़ा साधन के रूप में आएगी। लेकिन कब? जब हम बताएंगे अरे भाई आप संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत के रोजाना कई शब्द, जो उर्दू भाषी जो 5,07,00,000 लोग हैं, ये इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू नहीं बोलते, उर्दू के कुछ चंद शब्द बोलते हैं, इसलिए उर्दू उनकी मातृभाषा है। आप संस्कृत के कितने शब्द बोलते हैं? प्रणाम बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, और बहुत सारे शब्द बोलते हैं। संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं। आपके घर में जितने भी कर्मकांड होते हैं, पूजा होती है, हवन होता है, सब संस्कृत में होता है। तो संस्कृत आपकी भाषा नहीं तो किसकी भाषा? और आप अपनी मार्कशीट उठाइए, 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में आपने निश्चित रूप से संस्कृत को एक भाषा के रूप में पढ़ा होगा। ये प्रमाण है इस बात का कि संस्कृत आपकी कम से कम दूसरी भाषा है। तो अब जब फरवरी में आपके पास जनगणना करने आए, तो अब संस्कृत को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराएं। मातृभाषा नहीं तो कम से कम उसको दूसरी भाषा के रूप में दर्ज कराएं। आने वाली पीढ़ियों पर इतना उपकार कर दीजिए। सनातन के लिए आपको हथियार चलाने की, गोली चलाने की जरूरत नहीं है, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है सनातन की रक्षा के लिए। सनातन की रक्षा जब होगी जब सनातन के तत्व सुरक्षित रहेंगे। सनातन के तत्व सुरक्षित कैसे रहेंगे? सनातन के तत्व हैं संस्कृत और संस्कृति, और संस्कृत से ही सनातन संस्कृति सुरक्षित होगी। संस्कृति हमारे शास्त्रों में है। शास्त्र सुरक्षित तब रहेंगे जब उसको पढ़ने वाले, समझने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वाले, उसमें पीएचडी करने वाले लोग। तो मेरा ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस अभियान को, संस्कृत बचाओ सनातन बचेगा अभियान को आगे बढ़ाइए। ये वीडियो को शेयर करिए। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो अपने से अपील करिए, अपनी वीडियो बना के डालिए। इस वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप इसको डाउनलोड करके अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, या फेसबुक से ही शेयर कर दीजिए। मुझे नाम कमाने का कोई शौक नहीं है।